जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत धुआंधार चलती होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 20 मार्च तक चलने वाला है। तो ये 500 टॉप क्वेश्चंस हैं, ये कौन से वाले हैं? तो 2 मार्च को पेपर में तीनों शिफ्टों में जो जीएस के प्रश्न आए थे, जितना हमको मालूम लग पाया, 3 मार्च को, जो 4 मार्च को और 5 मार्च की पहली शिफ्ट को हमने देखा था, उसी के आधार पर ये 500 प्रश्न करने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं 10 शिफ्टों का यहाँ पर निचोड़ है और इसमें हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखेंगे स्टैटिक जीके। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके देखेंगे, उसके बाद हम संविधान के प्रश्न देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे, फिर ज्योग्राफी देखेंगे। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। 500 टॉप क्वेश्चंस, अगर आप इनको देखकर जाते हो तो आपको पेपर में निराशा हासिल नहीं होगी कि यार क्वेश्चन फंसा नहीं, इतना जीएस पढ़ा कहां से आ गया, ये वगैरह वगैरह की बातें ये आप नहीं कहोगे। ये टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले बहुत शानदार तरीके से। साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अंतिम समय में ये रामबाण सिद्ध होगा, वहां मैराथन वाला ये क्लास है, देख के चले जाओगे तो बार बार प्रश्न यही से पूछे जा रहे हैं भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके का पोर्शन, फिर संविधान का, फिर हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। लगभग 10 शिफ्टों का इसमें निचोड़ है। आओ देखते हैं भाई। पहला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि छोटे लेवल के ही मिलेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं 10 शिफ्टों में, उनके आधार पर इसको बनाया गया है और उसमें कुछ प्रश्न उसके सम्मिलित भी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा बनाया गया था ताजमहल और लाल किला। चाहे लाल किला पूछ ले, चाहे ताजमहल पूछ ले, याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि एक औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है, सॉरी बीवी का मकबरा भी कह सकते हैं, मकबरा भी कह सकते हैं, या हम दूसरा ताजमहल भी कह सकते हैं, दूसरा ताजमहल भी कह सकते हैं। ये कहां पर है? औरंगाबाद में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। अगर हम अकबर की यहां पर बात करें, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा बनवाया था, याद रखेंगे। पंचमहल बनवाया था, पूछा जाता है। और वीरबल महल बनवाया था, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है। अगर हम बाबर की यहां पर बात करें, बाबर से हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मुगल वंश का संस्थापक है ये, जिसका नाम है बाबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर सबको पता है, वाल्मीकि जी हो जाएंगे, याद रखेंगे। यही ये पूछा रामचरितमानस, क्या रामचरितमानस अगर पूछा जाएगा इसके रचयिता कौन है, तो तुलसीदास आ जाएगा। कालिदास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेघदूतम विक्रमो वर्षीय प्रश्न आएगा, किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। प्रश्न आएगा मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर कालिदास की रचना है। आपसे पूछा जाएगा रघुवंशम किसकी रचना है? तो भी कालिदास की रचना हो जाएगी। और भी कालिदास से कई सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, आगे हम उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सबको पता है भैया, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में लिंगराज मंदिर भी है। कौन सा है? लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही है, याद रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में मदुरै में मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, मीनाक्षी आगे ये प्रश्न आएगा भी, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। कथकली नृत्य किस राज्य का है? अगर ये पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। कथकली। अगर ये कभी पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी कहां का है, क्या पूछा जाए कुचिपुड़ी कहां का है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर ये पूछा जाए, एक त्योहार है यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? डांस तो कर्नाटक का है। अगर ये पूछा जाए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु का है। प्रश्न आएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो भी हमारा आंसर हो जाएगा केरल। तो हमें कुछ ऐसे प्रश्न याद रखने, यक्षगान पूछे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का पूछे तो कुचिपुड़ी, कथकली केरल का पूछ लेगा तो बता देंगे। अगर मान लो यहीं पर ये पूछा जाए कथक आ जाए, कथक कहाँ का है? तो ऑप्शन में या तो उत्तर भारत लिखा हुआ होगा, और उत्तर भारत नहीं होगा तो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। इसका सही आंसर हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सबको पता है महाराष्ट्र में है, ये बौद्ध जैन से संबंधित है, और भी कई चित्रकारियां मिलती हैं यहाँ पर, याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए भीम बेटिका की गुफाएं, भीम बेटिका की गुफाएं कहां पर हैं? तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में है। ये सबसे प्राचीन चित्रकारी यहां पर देखी गई है, प्राचीन चित्रकारी देखी गई है, हमें याद रखना है। अगर ये पूछा जाए सोमनाथ टेम्पल कहां पर है, क्या पूछ लिया जाए सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो गुजरात में हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर यहां पर ये पूछा जाए दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? तो याद रखेंगे राजस्थान में है, माउंट आबू पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश, तो मैंने बता दिया। तो इतने प्रश्न, हमको 4 प्रश्न यहां से याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी प्रकार से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आरपीएफ में, हमको देखकर जाना होगा। प्रश्न आएगा भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत कौन सा है? नृत्य नहीं पूछा, संगीत पूछा है भैया। सबसे पुराना संगीत कौन सा है? तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? हिंदुस्तानी संगीत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? यह प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न रिपीट होने वाला है, लेकिन अभी तक केवल एक बार पूछा गया है ये, जिसका नाम है मदुरै। मदुरै में स्थित है मीनाक्षी टेम्पल, याद रखेंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत की बात करेंगे तो वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा खजुराहो के मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए? खजुराहो का मंदिर पूछा जाए, चाहे कांदरिया का मंदिर पूछा जाए, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी यानी मूर्ति के लिए, इनके उनकी मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? 12 वर्षों में। कितनी बार? 12 वर्षों में। और 12 वर्षों में कुंभ का मेला कहां कहां लगता है? मतलब 12 वर्षों में तो देखो 4 स्थानों पर लगता है। एक स्थान है नासिक, नासिक में भी लगता है, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान है प्रयागराज, जो अभी लगा था प्रयागराज में, ये उत्तर प्रदेश में है। तीसरा स्थान है हरिद्वार में, क्या है? हरिद्वार में, ये उत्तराखंड में है। और चौथा स्थान है उज्जैन, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है नासिक में किस नदी के किनारे लगता है कुंभ का मेला? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी के किनारे। प्रयागराज में कहां लगता है कुंभ का मेला? तो हमारा आंसर होगा गंगा प्लस यमुना नदी के किनारे। ठीक है, हरिद्वार में कहां लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। और उज्जैन में कहां लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। लौट फेर कर देखा जाए, ये तीनों नदियां एक ही नदी में है, यानी गंगा सेम है, गंगा यहाँ भी है, और गंगा में चंबल नदी यमुना में जाती है, और यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति कौन है? तो याद रखेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी सबसे पहली
व्यक्ति हैं जिनको या महिला हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो ये टिक भी लगा हुआ है, दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा है। याद रखेंगे बाबर का बेटा था ये, प्रश्न आएगा बाबर का बेटा कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं, बाबर के बेसिकली 4 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। और हुमायूं से आने वाला जो प्रश्न है हमारे एग्जाम में, तो इसके समय में 2 युद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है विलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और एक है हमारा चौसा का युद्ध। कौन सा है? चौसा का युद्ध। ये 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलग्राम और चौसा का युद्ध। याद रखेंगे इसके हुमायूं के और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की मिली थी, एक हाथ सर पर था और एक हाथ कमर पर था। तो ये किसकी बनी हुई थी, किस धातु की थी? तो कांस्य की थी। प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो कहां है? तो आप कहोगे पंजाब प्रांत, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, या पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। प्रश्न आया हुआ है, लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो, जिसकी जो खोज की अगर मैं बात करूं, खोज किसने किया है? तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई है और राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया है। किसने? राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया है, हमें याद रखना है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी मिला हुआ है, स्नानागार भी मिला हुआ है, और कह सकते हैं गोदाम भी मिले हुए हैं, अन्नागार कह सकते हैं, अन्नागार भी मिला हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, अगर प्राचीन पूछ लिया जाए तो कोलकाता वाला हो जाएगा। दोनों में अगर प्राचीन पूछेगा, प्राचीन बताओ, तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, याद रखेंगे। उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से है, याद रख लेंगे उड़ीसी नृत्य। और अगर सत्रिय पूछ लिया जाए, सत्रिय नृत्य कहां का है? तो असम से है, याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभी मैंने बताया, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम पूछ लिया जाए, या मालविका अग्निमित्रम पूछ लिया जाए, या मेघदूतम पूछ लिया जाए, या रघुवंशम पूछ लिया जाए, जो भी पूछ लिया जाए याद रख लेंगे। ठीक है, विशाख दत्त शूद्र के सारे प्रश्न आगे आएंगे दोस्तों। सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और इसमें एक स्तूप बुद्ध पर बनवाया गया, बहुत ही प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप बताइए। कुतुबुद्दीन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन, याद रखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो याद रखेंगे यही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कभी पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो भी आंसर यही होगा, सल्तनत का संस्थापक यही है, याद रखेंगे। ठीक है, तो भी आंसर यही हो जाएगा। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा इसी से, लाख वक्स किसे कहा जाता है? लाख वक्स। कुरान खां किसे कहा जाता है? कुरान खां। मुंह जवानी कुरान याद थी इसको। और इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं? इसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो हम बता सकते हैं इसी ने बनवाया था। ठीक है, अगर ये प्रश्न आया कि बताओ अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में झोपड़ा, तो भी इसी ने बनवाया था, याद रखेंगे। अगर इल्तुतमिश की बात करूं मैं यहां पर, तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसी को माना जाता है, क्योंकि इसकी राजधानी दिल्ली थी। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि गुलाम वंश का वह कौन सा राजा था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? वो इल्तुतमिश हो जाएगा।
और लाहौर को राजधानी किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से काम किया था और लाहौर से किया था। अगर ये पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन और ये इल्तुतमिश कौन थे, तो याद रखेंगे ये गौरी के सेनापति थे या गौरी के गुलाम थे, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? आपको पता है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राजधानी थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। प्रश्न ये भी आ जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कर्नाटक, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मणिपुर नृत्य किस राज्य का है? तो याद रखेंगे मणिपुर में ही है। अगर ये कभी पूछे बिहू कहां का है, तो असम का है, याद रखेंगे। एक फेस्टिवल होता है जिसका हम कहते हैं हॉर्नबिल, अगर पूछा जाएगा तो वो नागालैंड का है, हॉर्नबिल, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला रंगमंच नाट्यशास्त्र कहां स्थापित किया गया? पहला रंगमंच की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कोलकाता। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। याद रखेंगे कोलकाता से और क्या क्या एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि पहला हाई कोर्ट कब खोला गया था? तो 1862 के पास खोला गया था, ये भी कोलकाता में। प्रश्न आएगा पहला सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया था? वो 1774 में था, कोलकाता में। पहली मेट्रो कहां चलाई गई थी अगर पूछा जाएगा? पहली मेट्रो कहां चलाई गई थी? वो भी कोलकाता में है, 1984 ईस्वी में। ठीक है, वो भी कोलकाता में। कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से अभी याद रखने, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद या मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है, विश्व का प्राचीन वेद है ये, याद रख लेंगे, जिसका नाम है ऋग्वेद। वेदों की संख्या बेसिकली 4 होती है। ऋग्वेद प्राचीन है और इसी में जो संगीत का वेद है उसे सामवेद कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। ठीक है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कितने? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल से ही चित्रकारी के लिए बहुत टॉप पर है भीमबेटका की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट। गरबा नृत्य हो या डांडिया नृत्य हो या नवरात्रि के व्रत हो, सबसे ज्यादा टॉप पर जो राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है? वो गुजरात है, याद रखेंगे। राजस्थान का अगर पूछा जाएगा तो घूमर बहुत पूछा जाता है। घूमर पूछा जाता है, कालवेलिया पूछा जाता है, कालवेलिया, याद रख लेंगे। महाराष्ट्र का तमाशा बहुत पूछा जाता है, तमाशा, और घोड़ा भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कौन सा पूछा जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुमार संभवम किसकी रचना है? ये मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? छऊ की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ये छऊ नृत्य यहां पर है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? कितनी बार प्रश्न बनता है ये? भरत मुनि है। ये भी प्रश्न कई बार आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध चक्र। याद रखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट हम यहां पर जान लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ फैक्ट हम यहां पर जान लेते हैं। पहला, इनका जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है,
इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम था शत्रुघ्न। शत्रुघ्न याद रखेंगे। माता का नाम था महामाया, याद रखेंगे। इन्होंने घर त्यागा, गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग याद रखेंगे 29 वर्ष की आयु में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था, कहां हुआ था? कह सकते हैं बौद्ध गया में। बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पहला उपदेश की अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो प्रश्न आएगा तो सारनाथ हम लगा देंगे। सारनाथ लगा देंगे, ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऋषिपट्टनम लगा देंगे। ऋषिपट्टनम लगा देंगे, याद रखेंगे। ठीक है, पट्टनम। अगर ये पूछा जाए कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्कर्मण याद रखेंगे। महाविनिष्कर्मण याद रखेंगे, याद। ठीक है। अगर ये पूछा जाए ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो महाचक्र परिवर्तन कहा जाता है। चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्माण कहा जाता है। महापरिनिर्माण कहा जाता है, ये भी हमको याद रखना है। ये कितनी बार प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोल्डन टेम्पल कहां स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। और याद रखेंगे अमृतसर में आपको पता है, आगे आप बताओगे, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। चंडीगढ़ में सुखना झील स्थित है। सुखना झील स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। लावड़ी नृत्य किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी नृत्य, तमाशा नृत्य, याद रख लेंगे। 10 रूपक के लेखक कौन है? प्रश्न बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनंजय। नेक्स्ट प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे तगड़े तगड़े प्रश्न आएंगे। एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अगर ये कभी पूछा जाए एलिफेंटा जलप्रपात कहां पर है, जलप्रपात, तो मेघालय आ जाएगा। तो मेघालय आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए एलिफेंट दर्रा कहां पर है, एलिफेंट दर्रा कहां पर है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो याद रखेंगे श्रीलंका में है। श्रीलंका, श्रीलंका में कहां पर है, तो आप ये कह सकते हो जाफना। जाफना जो प्रायद्वीप है श्रीलंका का, जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मैदान को जोड़ता है, श्रीलंका के मैदानी भाग को जोड़ता है, ये हमको याद रखना है। तो एलिफेंटा वाटरफॉल पूछ लिया जाए, एलिफेंटा दर्रा पूछ लिया जाए, एलिफेंटा गुफाएं पूछ ली जाए, बता सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हैं? सरंगदेव जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चार मीनार कहां स्थित है? सबको पता है, हैदराबाद में। लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि जुड़वा शहर भारत के कौन से, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मान लो चेन्नई किस नदी के किनारे है, तो अडियार नदी के किनारे है। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई, याद रख लेंगे। सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट, कादंबरी के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट है कादंबरी के लेखक। कितनी बार प्रश्न बनता है। बीवी का मकबरा बोल दे, या दूसरा ताजमहल बोल दे, या रविया दुर्रानी का मकबरा बोल दे। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी हम जानते हैं। करगा नृत्य की अगर यहां पर हम बात करें कि करगा नृत्य किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है करगा नृत्य। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, तो उड़ीसा कटक ये सब है, लेकिन भुवनेश्वर में है, याद रख लेंगे। कटक में क्या है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है?
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, राष्ट्रीय चावल, ठीक है। नेक्स्ट, शिशुपाल वध के लेखक कौन है, ये प्रश्न बनता है तो माघ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, घूमर, राजस्थान मैंने बता दिया था कि घूमर के लिए राजस्थान टॉप पर है भाई, तो घूमर याद रख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, रासलीला पूछ ले, चाहे रामलीला पूछ ले, या नौटंकी पूछ ले, या कजरी पूछ ले, या कथक पूछ ले, ये सभी के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर जो मोढेरा है वो कहां स्थित है, गुजरात में। सूर्य मंदिर गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, द्वारका मंदिर एक गुजरात में, याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य लहरी के लेखक कौन है भैया, साहित्य लहरी के लेखक याद रखेंगे सूरदास जी हैं, ये कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भवभूति हैं, कौन है, भवभूति हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। डांडिया, गरवा, ये सब गुजरात के हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे, बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कीर्तन की अगर मैं बात करूंगा तो कीर्तन के लिए टॉप पर हमारा वेस्ट बंगाल होता है। कौन सा है, वेस्ट बंगाल टॉप पर है कीर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजापुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजराज चोल ने कराया था। यक्षगान पूछा जाएगा, पीछे हम बता भी चुके हैं, यक्षगान कर्नाटक का है नृत्य। पंडवानी पूछा जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सब में ऑप्शन नंबर ए लग रहा है आपको, कुछ क्वेश्चंस में ए बना दिया है मैंने। साबरमती आश्रम गांधी जी से संबंधित है, गुजरात में, अहमदाबाद में, और अहमदाबाद एक शहर है जो किस नदी के किनारे है, वो साबरमती के किनारे है। साबरमती जो नदी है वो अरावली के पास से निकलती है, अरावली, या हम ये कह सकते हैं राजस्थान से निकलती है, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे हैं, गांधीनगर इसी नदी के किनारे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं, तो देवी नंदन है खत्री, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर, रऊफ के लिए टॉप पर है। भांगड़ा पंजाब हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और उज्जैन किस नदी किनारे है, तो मैंने आपको बताया ही था, क्षिप्रा नदी के किनारे है। इंदौर एक स्वच्छ सिटी है, स्वच्छ सिटी के बारे में इसको जाना जाता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ग्वालियर का किला। हवा महल जयपुर में है, और हवा महल को सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, प्रताप सिंह ने इनको बनवाया था हवा महल, जो जयपुर में है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जानते हैं। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झीलों का शहर या नगर किसे कहा जाता है, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बाद संविधान के क्वेश्चनों की, जो हमारे एग्जाम में बहुत रिपीट हो रहे हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं भैया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ले लेते हैं, भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए, टोटल 7 लोग थे इसमें, टोटल कितने थे, 7 में तो एक अध्यक्ष था और 6 अन्य लोग थे। तो 6 में जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या नाम, के.एम. मुंशी का नाम सुना होगा, डॉक्टर के.एम. मुंशी का नाम सुना होगा आपने, ये इसी में शामिल थे। दूसरा आपने नाम सुना होगा मोहम्मद सादुल्ला का, मोहम्मद सादुल्ला का नाम सुना होगा। तीसरा नाम आपने सुना होगा एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर। चौथा नाम सुना होगा आपने अलादी कृष्ण
ऐसे लिखा जाएगा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। स्वामी अय्यर। पांचवा नाम सुना होगा आपने, बी एल मित्तर। बी एल मित्तर या मित्रा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। छठा नाम सुना होगा डीपी खेदान। डीपी खेदान या खेतान भी लिखा हुआ मिलेगा। बी एल मित्रा के स्थान पर एल माधव राव आ गए थे, माधव राव, और इनके स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे। माचारी, टी टी कृष्णामाचारी पूरा नाम होगा। क्यों आ गए थे? इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इसकी वजह से इनके स्थान पर ये लोग आ गए थे, याद रखेंगे। प्रारूप समिति सबसे बड़ी समिति थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में यहां पर कुछ प्रश्न और जान लेते हैं, यहां पर प्रश्न कुछ और जान लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आया, प्रारूप समिति तो मैंने बता दिया, जैसे संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू याद रख लेंगे। अगर प्रश्न आया झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, जेबी कृपलानी नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निर्मात्री समिति, निर्मात्री समिति के डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी हो जाएंगे, बी आर अंबेडकर जी हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंध किस भाग में है? भाग पूछ रहा है नागरिकता का। टोटल भाग कितने हैं? पहले तो ये देख लेते हैं भाग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है मेरे भाई। और मौलिक अधिकार का अगर आर्टिकल पूछ लेगा तो 12 से 35 के बीच में आर्टिकल है। अगर देश पूछ लेगा तो अमेरिका से ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारत में, ठीक है, ये हो गया। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 5 से 11, किसके? नागरिकता के। किस देश से नागरिकता ली गई है? ब्रिटेन से। इकहरी नागरिकता है भारत की और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? तो आप ये कहोगे भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। किस देश से लिए गए हैं? तो आप कहोगे सर आयरलैंड से लिए गए हैं। बिल्कुल बात सही है। भाग 5 में क्या है? तो आप कहेंगे संघ की कार्यपालिका है। क्या है? संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे, संघ की कार्यपालिका। अगर मैं यहां पर यह बात कहूं कि भाग 6 में क्या है, भाग 9 में क्या है, अगर ये यहां पर बात करें तो भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के बारे में है। 9 में है पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि 9 का में क्या है और 9 खा में क्या है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं 15 में क्या है, मैं कहूं 17 में क्या है, 18 में क्या है, 20 में क्या है, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर आंसर होगा 9 का में होगा नगर पालिका। क्या हो जाएगा? नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, कैसे नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे, क्या होगा। इसमें सहकारी समिति बताई गई है, इसके बारे में। 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, कैसे निर्वाचन मंडल काम करेगा। 17 में भाषा के बारे में बताया गया है, भाषा किस प्रकार से, कितनी भाषाएं हैं। 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, संशोधन के बारे में बताया गया है, हमें याद रखेंगे। 12 में वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति के बारे में दर्शाया गया है। 14 में क्या कहा गया है?
संघ और राज्यों के बीच सेवाओं के बारे में बताया गया है। अगर यहीं पर मैं बात करूं 16 के बारे में, 16 के तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में दर्शाया गया है। तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, याद रख लेंगे। कोई सा भी भाग पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं। एक भाग बच गया है जो इंपॉर्टेंट है, 4A, इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कर्तव्य के बारे में बताया गया है जो रूस से लिए गए हैं। अगर इनके आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 51A में दर्शाया गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तो 10 थे, वर्तमान में 11 है। ये प्रश्न आगे आएगा। विधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। फिर से देख लेते हैं भैया, विधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्ति है भैया? आर्टिकल 352 आपातकालीन शक्ति है और आपातकालीन शक्ति आर्टिकल को राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 देता है। 11वीं शक्तियां हैं। ये अब तक 3 बार लग चुका है। एक तो भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, एक पाकिस्तान के बीच में, और एक हुआ था आंतरिक अशांति के कारण। 3 बार लग चुका है आज तक। राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर कहीं पूछे, राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल कौन सा है तो हम बता सकते हैं, राष्ट्रपति शासन वाला आर्टिकल। अगर पूछे वित्तीय आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है मेरे भाई, वित्तीय आपातकाल का, तो 360 है, जो आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अगर और ये आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जब करना होता है तो इसी आर्टिकल के द्वारा संविधान संशोधन होता है, जो दक्षिण अफ्रीका से ये विधि ली गई है संविधान संशोधन की। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगे चाहे वित्तीय आपातकाल लगे, कुछ भी लगे, 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21। बाकी सभी आर्टिकल राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, कितनी बार लगा है कितनी बार नहीं लगा है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद मैंने आपको अभी बताया था, 51A। बात करें मौलिक कर्तव्यों की ही हम बात करेंगे अभी भी। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें, ये कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था भैया। जब जोड़ा गया था तो 10 थे और वर्तमान में 11 हैं। तो एक जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 11वीं वाले को, ये याद रखेंगे। ठीक है, 86 वाले में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और ये किस देश से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ से लिए गए, ये मैंने आपको बता ही दिया था। आर्टिकल 21A की अगर मैं यहां पर बात करूं, इसमें है शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A देता है। और ये कब जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे ये भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा ही गया है। बात लगभग दोनों में एक ही है, बस अलग अलग इनको जोड़ा गया है। अगर आर्टिकल 32 की मैं बात करूं, आर्टिकल 32 आगे आएगा तो हम अगले देख लेंगे। 14 की बात करें तो इसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अगर हम यहां पर 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 कहता है आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी लिंग जन्म स्थान में आपने जन्म लिया हो, किसी के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15 कहलाता है। अगर हम 16 की यहां पर बात करें तो 16 में कहता है आप सरकारी जो नौकरियां लेते हैं उसके लिए आपको समान अवसर की समानता कह सकते हैं दिया जाएगा। 17 की अगर मैं बात करूंगा तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत माना जाता है।
18 की बात करेंगे तो उपाधियों का अंत होना है। थोड़ा रिवीजन कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल 29 विषय पर यह कानून बना सकती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये किस अनुसूची में अगर पूछा जाए कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन है, तो अनुसूची 11 में है। अनुसूची 11 में है, याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाए मान लो पंचायती राज व्यवस्था कहां से आरंभ होती है, तो 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुआ था और JL नेहरू अध्यक्ष थे उस समय। उन्होंने स्टार्ट किया था नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले से ये स्टार्ट हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक समिति बनी थी, एक समिति बनी तो बहुत सारी समिति थी, जो मान्य है सबसे ज्यादा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना होती है 1957 ईस्वी में, और ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, याद रखेंगे। ग्राम 1, उसके बाद ब्लॉक 2, उसके बाद जिला, ये इस प्रकार से 3 स्तरीय है। इसे बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में 2-4 प्रश्न जो भी आ जाए हम बता सकते हैं। अगर मान लो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में, जिसमें 18 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, छोटा संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा गया है, याद रखेंगे। और वर्तमान में इसको आर्टिकल 300 का में इसको रखा गया है। ठीक है, जो भाग 12 के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अमेरिका से पूछा जाएगा तो मौलिक अधिकार मैंने बता ही दिए थे, और ब्रिटेन से पूछा जाएगा तो संसदीय प्रणाली हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, जिसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कह सकते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ये कह सकते हैं, यहीं से ली गई है। कनाडा से बात करेंगे तो फेडरल या संघवाद या संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए रिट जारी किया जा सकता है? ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आपके कोई भी मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हो, ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 124, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, और 214 ये हाई कोर्ट का आर्टिकल है। यानी इसके द्वारा हाई कोर्ट होगा, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। देखो 2 को मैंने यहां लिख लिया, 1 को मैंने यहां लिख लिया, 4 को 4 लिख दिया, हो गया ना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट। ऐसे याद रख सकते हो। याद रखेंगे आर्टिकल 32 के द्वारा हम 5 रिट जारी कर सकते हैं, 5 रिट। जैसे 5 रिट के नाम, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम आपने सुना होगा, परमादेश का नाम आपने सुना होगा, उत्प्रेषण का नाम आपने सुना होगा, प्रतिषेध का नाम आपने सुना होगा, अधिकार पक्ष का नाम आपने सुना होगा, ये सब। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर चाहिए, शरीर पेश करना। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसको डिटेल से आपने पढ़ाई होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं जो एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाण दिया जाए या प्रमाण मंगाना। प्रतिषेध का मतलब है मनाही कर देना। अधिकार पक्ष का मतलब है किस अधिकार से आप इस पद पर हो, इसका मतलब ये है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था? अभी मैंने बताया आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या एडॉप्ट किया था? ठीक है, एडॉप्ट किया या अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसके कारण 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। अगर ये प्रश्न आया कि पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल हमको याद रखना है 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर कोई राज्य में कोई राज्यपाल ये समाधान कर दे कि हमारे राज्य में जो सिस्टम चल रहा है वो विफल होने वाला है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राष्ट्रपति जी, याद रख लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ये दोबारा आ गया क्या? संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया था? पहले गोवा था, अब उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक राज्य में एक ही कानून माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिखों का अलग, मुस्लिम का अलग, ईसाइयों का, पारसियों का, जैन का, बौद्ध का अलग होगा, ऐसा नहीं है, एक ही कानून माना जाएगा। इसके लिए आर्टिकल 44 को लागू किया गया है। ठीक है, 39 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 51 में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21 के बारे में हम बात करें तो जीने की स्वतंत्रता, व्यक्ति को एटीट्यूड के साथ जीने का स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है, हम आसानी से बता सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया? मैंने बता दिया 1978। ठीक है, इसको हटा दिया गया। अब ये विधिक का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, और ये वर्तमान में 300 का आर्टिकल मैं बता ही चुका हूं, भाग 12 मैं बता ही चुका हूं, याद रख लेंगे। संविधान सभा का पहला सत्र कब और कहां संपन्न होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न होता है पहला। अगर मान लो इन्होंने पूछ लिया जाए दूसरा कब होता है, तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। अगर तीसरा पूछ लिया जाए मेरे भाई, तीसरा भी 2 दिन के बाद होता है, 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको स्वीकृति दी गई कब गई थी? तो याद रखेंगे, इसको स्वीकृति दी गई थी, याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रेम्बल या प्रस्तावना बना। अगर ये पूछा जाए अंतिम बैठक कब हुई है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है। अगर ये कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान ने कब अपनाया गया था, तो भी याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज अगर पूछ लिया जाए संविधान ने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को हम याद रख लेंगे। ठीक है, ये डाटा याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 15 महिलाओं ने। संविधान के किस संशोधन ने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, एक बार केवल, याद रखेंगे। ठीक है,
संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग हम आपको सारे बता चुके हैं। तीसरे में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश जारी पहली बार की बात करेंगे तो 1861 में दी गई थी ये पावर गवर्नर को। उसके बाद आर्टिकल 123 में ये दिया गया है, आर्टिकल 123 में याद रख लेंगे। अगर मान लेते हैं हम 2 को यहां लिख लें, 1 को और इस प्रकार से लिख लें, आर्टिकल 213 में राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें ये और ये नंबर एक ही है, बस चेंज कर दिए, ठीक है, 3 ऐसे ही लिख दिया है, 1 2 कन्वर्ट। तो ये वाला राज्यपाल वाला है और ये राष्ट्रपति वाला है। अध्यादेश का मतलब होता है जब कोई सत्र नहीं चल रहा है, इमरजेंसी कानून बनाना है या कोई पुराने कानून में कोई बदलाव करना है, कोई इमरजेंसी आ गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी आर्टिकल 123 के द्वारा कर सकता है। ठीक है, ये राज्यपाल वाला है ना, ये राज्यपाल वाला है, याद रख लेंगे। पृथ्वी की, अब ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे, हमने संविधान के देख लिए इंपॉर्टेंट, अब ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हम चाहे खाई बोल दें या ट्रेंच बोल दें या गर्त बोल दें, तो सबको पता है मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है। कौन सा? मेरियाना ट्रेंच या जो खाई जो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। याद रखेंगे प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे मानसराम। मानसराम मेघालय में पड़ता है। कहां पर है? मेघालय में है, याद रख लेंगे। और सबसे कम बारिश अगर पूछा जाए भारत में तो लद्दाख, लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित होनी चाहिए? वैसे तो हिमालय का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो कंचनजंगा है। कितनी है? सॉरी, कौन सी? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है? सिक्किम राज्य में पड़ती है, हमें याद रखना है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बहुत सारे फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम नंदा देवी के बारे में बता देते हैं, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम प्रश्न की बात करें तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। चोमू लगमा के नाम से तिब्बत में जाना जाता है और कोमू लगमा के नाम से चाइना में जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट के नाम से भारत में जाना जाता है। पहली बार इसकी पर चढ़ाई किसने किया था? तो 2 लोगों ने किया था। यह बात है 1953 की। ठीक है, एक का नाम था तेनजिंग शेरपा, तेनजिंग शेरपा नाम था, और दूसरे का नाम था एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी नाम याद रखेंगे। ये 2 लोगों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। तेनजिंग शेरपा नेपाल के रहने वाले थे और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और पहली महिला देखेंगे, पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। पहले इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कौन सी महिला थी? तो बछेंद्री पाल, या बिछेंद्री पाल भी लिखा हुआ मिलेगा। इन्होंने चढ़ाई किया था पहली बार, ये बात है 1984 की बात है। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में, तो याद रखेंगे जुंको तोवई। जुंको तोवई हैं, इन्होंने विश्व की पहली महिला है जो जापान की रहने वाली है, और ये बात है 1975 की। अगर ये प्रश्न आया मेरे भाई कि 2 बार कौन चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पर, चढ़ने वाली कौन है, तो संतोष यादव का नाम हमको याद रखना है, संतोष यादव। ठीक है, अगर ये पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विकलांग या फिर ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रख लें जो कई बार पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। कहां पर है? नेपाल में पड़ती है, और इसका हाईएस्ट पीक 8850 मीटर इसका हाईएस्ट ऊंचाई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
देखो यहां पर क्षेत्रफल का आधार पूछा है और विश्व का सबसे बड़ा पूछा है, यहां पर गर्म नहीं पूछा है, सहारा नहीं लगा देंगे हम अभी। अगर सहारा लगाएंगे तो गर्म होना चाहिए, गर्म मरुस्थल दुनिया का तो सहारा हो जाएगा। इसका आंसर होगा अटलांटिक रेगिस्तान। ठीक है। कालाहारी अफ्रीका का सबसे बड़ा है, सॉरी अफ्रीका का सेकंड सबसे बड़ा है, अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखेंगे गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ है? मंगोलिया देश है, चाइना के जस्ट ऊपर, रसिया से लगा हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी की बात कर रहा है विश्व की, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछ रहा है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो गंगा में जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना नदी के कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो उद्गम हमें पता होना चाहिए कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम। ठीक है, चलिए, ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, प्रयागराज में, याद रखेंगे। उसके बाद किनारे इसके कौन कौन से शहर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए? जैसे दिल्ली पूछा जाएगा, आगरा पूछा जाएगा और मथुरा पूछा जाए तो आंसर ये सही हो जाएगा। इस पर एक बैराज बना हुआ है, हथनी कुंड बैराज, जहां से कई सारी नहरें निकाली गई हैं। हथनी कुंड बैराज, याद रखेंगे। इसका एक पुराना नाम भी है, कालिंदी के नाम से हम इसको जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये एक प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी दो ही है भारत में, एक ये है और एक दामोदर नदी है। दो नदी आएंगी ऑप्शन में, दोनों में से एक ही सही होगा, याद रखेंगे। इसकी अगर सहायक नदी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, किसकी कुछ सहायक नदियों के नाम भी हमको पता होने चाहिए, जैसे चंबल हो गया, वेतवा हो गया और केन हो गया, ये इसकी सहायक नदी है। इतने प्रश्न हमने यमुना नदी से याद रख लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें गोदावरी की, तो इसे बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की, यह हम प्रायद्वीपीय भारत की भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम अगर आएगा तो गोदावरी का आ जाएगा। इसका हाईएस्ट लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। ठीक है, निकलती नासिक से है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सतलज नदी की बात करूंगा तो राकसताल झील से ये निकलती है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से, कैलाश पर्वत से, और सिपकिले दर्रे से इंटर करती है भारत में, सिपकिला दर्रे से भारत में इंटर करती है, प्रश्न आया हुआ भी है। और भाखड़ा नागल बांध अगर कहीं पूछा जाएगा तो इसी नदी के किनारे है। ठीक है, बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है ये, याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ये दो नदियां मुख्य रूप से बनाती हैं, एक का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। मुख्य रूप से यही दो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, और सुंदरबन डेल्टा को मोरीबंद डेल्टा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। अमेजन नदी के बारे में बात करेंगे तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की बड़ी नदी है भैया। क्षेत्र आयतन की दृष्टि में चौड़ी नदी कह सकते हैं। मिसिसिपी, और ये हम इसका एक प्रश्न और कह सकते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम आएगा तो अमेजन आ जाएगा। मिसिसिपी के बारे में बात करेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लंबी नदी है, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की मिसिसिपी नदी, और ये मैक्सिको की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, वो है मिसिसिपी नदी, जो कह सकते हैं सुपीरियर झील के पास से निकलती है।
नील नदी की बात करूंगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दो धाराओं में, एक ब्लू नील और व्हाइट नील, दो जगह से निकलती हैं। टाना झील और विक्टोरिया झील से निकलने के बाद दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलने के बाद कहाँ गिरती हैं? भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर है, ये सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी कह रहा हूं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तटरेखा सबसे ज्यादा गुजरात की है। तटरेखा भी चेंज भी की गई है, ये पुराने डाटा के अनुसार भी है और नए डाटा के अनुसार भी गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा है। टोटल 9 राज्य तटरेखा से हैं। कितने राज्य लगते हैं? 9। सबसे ज्यादा गुजरात और सबसे कम गोवा तटरेखा बनाता है, याद रखेंगे। और सेकंड कौन सा है? सेकंड है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ या मोना लोआ भी लिखा मिलेगा इस प्रकार से, मौना या मोना लोआ। ठीक है ना। ये है कहां पर? तो ये हवाई द्वीप में पड़ता है। अब आप कहोगे सर हवाई द्वीप तो सुना नहीं है। हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। 50वां राज्य है। इसकी राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु इसकी राजधानी है हवाई द्वीप की, और इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, याद रखेंगे। माउंट विसुवियस इटली में है। ठीक है, इटली में है। और माउंट एटना भी इटली में पड़ता है। ठीक है, ये भी इटली में है। किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट स्थान है, यह हम शांत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। किलिमंजारो है, याद रखेंगे, तंजानिया देश में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पड़ता है? सबको पता है, लद्दाख में है। अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला और प्राचीन नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नया नाम है, याद रख लेंगे। उत्तराखंड में पड़ता है। काजीरंगा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो असम में पड़ता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका? विश्व का सबसे लंबी, मैंने बता दिया, नील नदी। नील नदी 2 धाराओं से निकलती है। 2 धाराएं खार्तूम में जाकर मिल जाती है, खार्तूम में, और फिर ये भूमध्य सागर में अपना मुहाना गिरा देती है। यांगसी नदी के बारे में बात करूंगा तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप का अगर प्रश्न आएगा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताओ, तो यांगसी हो जाएगी। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ये हो जाएगी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की ये हो जाएगी। एशिया की ये हो जाएगी। और अफ्रीका की मर्ले डार्लिंग नदी हो जाएगी, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की मर्ले डार्लिंग नदी हो जाएगी, याद रख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन का, जो लद्दाख में पड़ता है, इसको याद रख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मूंगे का या मूंगा भित्ति या कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान पाई जाती है दुनिया में सबसे बड़ी, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, उत्तर पूर्व में पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं मैप बनाऊं इसी प्रकार से रैंडमली, तो यहाँ पर पाई जाती है, ये वाले स्थान पर। यह प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखेंगे। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सूखा स्थान है, ये पड़ता है अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर है, तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा। अटकामा डेजर्ट पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अटकामा डेजर्ट पड़ता है। और इसी के अंतर्गत आता है चुक्की माता का पठार, जो नाइट्रेट और तांबा के लिए बहुत टॉप पर है। तांबा बहुत मिलता है अटकामा के पास से। ठीक है, और ये देश है चिली। चिली तांबा के लिए टॉप पर रहता है पूरी दुनिया में। थार मरुस्थल इंडिया में ही पड़ता है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बड़ा पूछ रहा है, याद रखेंगे, टेहरी बांध बड़ा बांध है, या ऊंचा बांध भी हम कह सकते हैं। टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी पर उत्तराखंड में बनाया गया है।
सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर उड़ीसा में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान मंगल पांडे को किस स्थान पर फांसी दे दी गई? बैरकपुर। मंगल पांडे ने बैरकपुर से ही ये विद्रोह स्टार्ट किया था। 34वीं इनफील्ड से ये संबंधित थे, बैरकपुर से, वहीं से स्टार्ट किया था। बाद में इनको यहाँ फांसी भी दे दी गई। स्टार्ट हुआ था चर्बी वाले कारतूसों की वजह से। नई इनफील्ड जो राइफल आ रही थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस मिलाए जा रहे थे, इसलिए ये विद्रोह पनपा था। और ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई को। प्रश्न आएगा 1857 का विद्रोह स्टार्ट कहां से होता है? मेरठ से 10 मई से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे कैनिन था, लॉर्ड कैनिन। अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा इस क्रांति का तो हम ये कह सकते हैं कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। और दिल्ली में जो प्रमुख नेता इनका चुना गया था वो था बहादुर शाह जफर, जो मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह भी माना जाता है। होम रूल आंदोलन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दो लोगों के द्वारा हुआ था, एक तो थी एनी बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक जी। इनके द्वारा 1916 में होम रूल की स्थापना किया गया था। 1919 में एक तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। और एक रोलेट एक्ट पारित हुआ था, रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ये कब हुआ था तो हम बता सकते हैं 1920 में। अगर पूछा जाएगा तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये भी बता सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 ईस्वी में देखने को मिलता है, सूरत अधिवेशन में। टिक सब में है क्या? पता नहीं, उसने टिक लगा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था और 11 में एक हो गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रख लेंगे। 1916 में होम रूल की स्थापना हुआ था। 1920 में मैंने बता दिया था आपको क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्हीं के द्वारा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया गया था। और इन्हीं के द्वारा आजाद हिंद फौज की इन्होंने जो कमान थी वो 1943 ईस्वी में संभाली थी। जलियांवाला हत्याकांड में जो गोली मारने का जो आदेश दिया था वो पंजाब का एक गवर्नर था, माइकल ओडायर ने दिया था। और इसको अंत समय में उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने इसको गोली मारा था इंग्लैंड में जाकर, क्योंकि इसने क्या किया था, जो जलियांवाला हत्याकांड था उसमें हजारों लोग मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने इनको खत्म कर दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का पत्र है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न पत्रों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कब आया? भारत में कब आया? आया तो भारत में 28 में था, लेकिन इसका गठन 27 में हुआ था। इसका विद्रोह हुआ था लाहौर में और विद्रोह में ही लाला लाजपत राय के लाठी लगने के कारण कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। 25 में काकोरी हत्याकांड होता है। नेक्स्ट बढ़ते। डांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च से होती है और ये कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। और नमक कानून तोड़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल जी ने न्यूयॉर्क में किया था, ये भी याद रख लेंगे। भारत का पहला गवर्नर कौन था जिसे स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किया था? सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जिसको राजा जी के नाम से भी हम जानते हैं, इनको याद रख लेंगे। लखनऊ समझौता
कब और किसके बीच में हुआ था? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था जब 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था, तब इसको स्थगित कर दिया गया था, याद रख लेंगे। ठीक है, ये 30 में चला था, 42 में चला था, 16 में चला था। काकोरी हत्याकांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था और इनके जो मेन व्यक्ति थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनको फांसी दे दी गई। और इन्हीं के ग्रुप में एक चंद्रशेखर आजाद जी थे जो वहां से फरार हो गए थे, ये भी हमें याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आई थी और इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी लिखित रूप से, याद रखेंगे। चटगांव सत्याग्रह डकैती का नेतृत्व किसने किया था? सूरसेन ने किया था, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान को अंगीकृत करने से पहले पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन सबसे ज्यादा एक ही लगाया है, इसमें पहला ही ऑप्शन इसमें हर किसी में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद जब पहला झंडे फहराने की बात होती है, पहला दिन मनाया गया था, वो 1930 को बनाया गया था। रावी नदी के तट पर यह सब हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। और रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा और इंकलाब के नारे लगाए गए और ये डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक वर्ष हम क्या बनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी को। तभी पहला जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, क्योंकि जो अधिवेशन होते थे वो दिसंबर माह में हुए थे सारे। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपने सच में तैयारी किया होगा तो आपको इसका वैल्यू पता लगेगा, इस क्लास का। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। ये पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है और सर्च करना है गूगल या क्रोम पर gsybisnusar.com। गूगल पर, क्रोम पर ये सर्च करोगे, पहला जो साइट निकल कर आएगा उसी पर क्लिक करके ईमेल डालकर साइन अप करना है। ठीक है ना, साइन अप करके ईमेल ओटीपी डालकर वहां पर अपना अकाउंट बना लेना और वहीं पर सारा पीडीएफ मिलता है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का, जैसे आरपीएफ का या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और कोई टॉपिक हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर इतने हैं कि आप लगाते लगाते थक जाओगे, बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां एसएमएस करके मुझे बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।